टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो हम किसी भी बिजनेस का क्यों निकालते हैं कि ये देखने के लिए कि वो कितना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, ये वर्ड आपने बिजनेस स्टडीज़ में बहुत पढ़ा होगा, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को जनरली हम लोग देखने के लिए एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी टर्नओवर रेशियो का सम आएगा ना, तो ऊपर में याद रखना टर्नओवर से रिलेटेड ही कुछ हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, ऊपर में हमेशा टर्नओवर आएगा। ठीक है, और नीचे में डिपेंड करेगा कि कौन सा रेशियो पूछा है। जैसे इन्वेंट्री पूछा है तो नीचे इन्वेंट्री आएगा, अगर डेटर पूछा है तो नीचे डेटर आएगा, अगर ट्रेड पेबल्स पूछा है तो नीचे ट्रेड पेबल्स आएगा, वर्किंग कैपिटल पूछा है तो नीचे वर्किंग कैपिटल आएगा। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, जब भी टर्नओवर रेशियो होगा ना तो टर्नओवर से रिलेटेड जो चीज़ है वो न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि ऊपर वाला में, और नीचे क्या आएगा जिस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो वो आएगा, ट्रेड पेबल है तो वो आएगा, वर्किंग कैपिटल है तो वो आएगा, इन्वेंट्री या स्टॉक है तो वो आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? सबसे पहले नीचे वाली बात कर लेते हैं क्योंकि ईजी है। एवरेज इन्वेंट्री क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों का एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। और ऊपर क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? मान लो कि 10 लाख का तुम सेल्स कर रहे हो। ठीक है, 10 लाख का सेल्स कर रहे हो तो इसका कॉस्ट कितना है? ठीक है, हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ना कि सेल्स का फिगर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? जितना आपने परचेज किया है प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, जितना आपने परचेज किया है प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, याद है हमने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रहता था, फिर इधर में क्लोजिंग स्टॉक रहता था, फिर यहाँ पे परचेस रहता था, फिर यहाँ वेजेस रहता था। ठीक है, सैलरी नहीं रहता था, वेजेस एंड सैलरी। याद है ये वर्ड यूज़ करते थे हम लोग। वेजेस जो होता था ट्रेडिंग में आता था, और जो सैलरी होता था वो P&L में नीचे जाता था। ठीक है, तो वेजेस हो गया। फिर कैरेज इनवर्ड्स वर्ड यूज़ होता था, या फ्रेट इनवर्ड्स जो था वो ट्रेडिंग में आता था। तो हम लोग जब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यही चीज़ करते हैं। सबसे पहले परचेस, ठीक है, फिर उसमें ऐड करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ गया? जैसे कि वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड्स हो गया, फ्रेट इनवर्ड्स हो गया। ठीक है, ये निकल गया। चेंज इन इन्वेंट्री ऐड कर लिया आपने परचेस में, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ऐड कर लिया, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर क्वेश्चन में मान लो तुमको सेल्स फिगर लिख के दे दिया और ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर लिख के दे दिया। ठीक है, तो सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट तुम घटा लोगे ना तो भी तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, तो फिर तुमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट याद रखो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अगर याद रखोगे, यहाँ क्या है? ओपनिंग स्टॉक, फिर क्रेडिट साइड में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे सेल्स भी है, फिर यहाँ पे डेबिट में और क्या क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट था तुम्हारा, वेजेस था, फ्रेट इनवर्ड्स था, कैरेज इनवर्ड्स था। तो बेसिकली इसी को एक फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। जो ट्रेडिंग अकाउंट था ना, उसी को एक फार्मूला में कन्वर्ट करके वहाँ से COGS निकाला जा रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जा रहा है। यानी कि परचेस का जो फिगर है, फिर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि हो गया चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नीचे क्या था? एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो इससे हम निकाल क्या रहे हैं कि हम लोगों का स्टॉक कितना मतलब ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो जितना टर्नओवर रेशियो कोई भी हो, ठीक है, टर्नओवर रेशियो जितना हायर होगा उतना बेटर है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा 10 लाख का जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, और मेरा इन्वेंट्री जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो 10 लाख का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि मैंने जितना सामान बनाया सब का सब पड़ा हुआ है, तो मेरा रेशियो कितना आ रहा है? 1। ये तो बहुत ख़राब बात है, मतलब कुछ बिका ही नहीं। ठीक है, और अगर मान लो कि 1 लाख का इन्वेंट्री पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि 10 लाख में से मतलब 9 लाख मोटा मोटी मैंने पूरा बेच दिया, और 1 लाख का सिर्फ मेरे पास इन्वेंट्री पड़ा है। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा रेशियो? 10 आ गया। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि हायर द बेटर। ठीक है, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना बेटर है। तो मतलब बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि मान लो मैंने जितना सामान बचाया और मेरा कितना सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो बना लिया बिका ही नहीं, तो ये रेशियो से हमें पता चल जाता है। ठीक है, फिर जो है इसमें हम लोग एवरेज एज ऑफ डेज भी निकालते हैं कि इन्वेंट्री कितने दिन तक पड़े रह सकते, कितना दिन तक पड़े रहता है, सॉरी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें क्या होता है? मान लो 365 डेज ले लिया, या 360 डेज ले लिया, या 12 महीना ले लिया। ठीक है, उसको डिवाइडेड बाई जब तुम रेशियो करोगे, जो कि हम लोग अभी निकाल के आए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसे 360 डेज लिख दिया मैंने। ठीक है,
और से मेरा रेशियो आया था 3, ठीक है। तो 360/3 कितना हो जाएगा, 120 दिन। मतलब कि ऑन एन एवरेज जो है ना मेरा इन्वेंट्री 120 दिन तक पड़े रहता है बिकने से पहले, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अब जो है हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो ऊपर टर्नओवर रिलेटेड आएगा और नीचे क्या आएगा, डेटर्स पूछा तो डेटर्स आएगा, ठीक है। तो एवरेज डेटर्स क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। और ऊपर हमें सेल्स जो है टोटल सेल्स नहीं लेना है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लेना। अब क्रेडिट सेल्स क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी मेरा कॉन्सेप्ट वही है। मान लो कि मैंने 10 लाख का सेल्स किया और 10 लाख जो है मेरा डेटर्स पड़ा हुआ है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। मतलब मैं जो बना रहा हूँ सामान उसको सब कुछ क्रेडिट में भेज दिया, भाई बिजनेस में पैसे ही नहीं आ रहे तो फिर मैं बिजनेस किस बात का कर रहा हूँ। कुछ तो कैश सेल्स होना चाहिए, इसे कैश सेल्स नहीं भी हो रहा तो डेटर्स का कलेक्शन तो ईयर एंड तक हो जाना चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग एवरेज निकाल के देख लेते कि भाई कितना डेटर्स पड़ा है और हमने कितना क्रेडिट सेल्स किया है। भाई 10 लाख का तुमने क्रेडिट सेल्स किया, 10 लाख का तुम्हारा डेटर्स पड़ा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, रेशियो तुम्हारा 1 आ रहा। जितना डेटर्स कम पड़ा रहेगा उतना बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए टर्नओवर का कोई भी रेशियो हो ना हायर दी बेटर होता है, ठीक है। और जब डेज जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो लोअर दी बेटर होता है। तो हो गया। फिर आते हैं हम लोग डेटर्स का डेज जो निकालते हैं, तो डेटर्स का डेज में भी सेम फॉर्मूला है, ऊपर में हम लोग रखेंगे डेज और नीचे में रखेंगे हम लोग टर्नओवर का रेशियो, ठीक है। तो उससे हमारा डेज निकल जाएगा। तो टर्नओवर रेशियो जब भी होगा हायर दी बेटर और जब डेज निकालेंगे तो लोअर दी बेटर, ठीक है। अब मान लो कि एवरेज एज ऑफ डेज जो मैंने निकाला डेटर्स का से 20 दिन आया, यानी कि मोटा मोटी मेरा डेटर्स का कलेक्शन ना 20 दिन में हो जाता है। मान लो 30 दिन आया तो ये तो भाई ख़राब चीज़ है ना, डेटर्स का कलेक्शन 30 दिन में हो रहा है, मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी कलेक्ट हो। तो आप क्या प्रेफर करोगे, डेटर्स का डेज कितना होना चाहिए, 10 या 100? डेफिनेटली 10 वाला। तुम तो चाहोगे ना कि 10 दिन में तुम्हें पैसे मिल जाए, तुम तो नहीं चाहोगे कि 100 दिन में तुम्हें पैसे मिले, ठीक है। फिर जो है अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेड पेबल्स का या फिर तुम्हारा क्रेडिटर्स का टर्नओवर रेशियोज को बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पता है ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स कब अराइज होंगे, क्रेडिट परचेज के केस में। आपको टोटल परचेज नहीं लेना है, क्रेडिट परचेज। तो जिस तरह से हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो डिस्कस किया सिमिलर है पूरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो मैंने परचेज किया क्रेडिट में, ठीक है, 10 लाख का क्रेडिट में ले लिया और जो मेरा क्रेडिटर्स खड़ा वो 10 लाख का ही खड़ा है। तो भाई ये तो बहुत ख़राब बात है यार, पेमेंट तो करोगे ना यार, कि खाली उसका पैसा फंसा के कर रखे रहोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपको बिजनेस में ना कल को कोई सामान ही नहीं बेचेगा। तो रेशियो जनरली जो है इसी वजह से हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। फिर डेज में इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि कितने दिन में पे कर रहे हैं। मान लो कि मेरा जो ट्रेड पेबल्स का डेज है वो 10 दिन आया और दूसरे कंपनी है जिसका ट्रेड पेबल्स का जो डेज है ना वो 30 दिन आया, यानी कि एक कंपनी जो है 30 दिन में पैसे भर रही है और दूसरी जो कंपनी है वो 10 दिन में पैसे भर रही है। कौन सा बेटर है? मान लो मुझे सामान बेचना है इन दोनों में से किसी कंपनी को, आप किसको बेचोगे, 10 दिन वाले को कि 30 दिन वाले को? डेफिनेटली 10 दिन वाले को, क्योंकि ये 10 दिन में आपका पेमेंट क्लियर करेगी, ना कि ये जो 30 दिन में पेमेंट क्लियर करेगी। तो इसीलिए हम लोग इसमें भी डेज निकालते हैं। फिर जो नेक्स्ट वाला रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मैंने क्या बोला, टर्नओवर है मतलब कि टर्नओवर से रिलेटेड ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, जिस रेशियो को हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सबको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और टर्नओवर है यहाँ पे वैसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आपको डायरेक्टली टर्नओवर लेना है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टर्नओवर का ही दूसरा वर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, जो शेड्यूल 3 में आपने क्लास 12 में आगे पढ़ा होगा। ये जो है सेल्स के नाम से जाना जाता था क्लास 11 में, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसको आप जानते हो, ठीक है।